मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 18 कृषि, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या में अर्थव्यवस्था का पाठ है। हमने गेहूँ के बारे में पढ़ चुके थे, चावल के विषय में पढ़ चुके थे। आज की जो हमारी क्लास रहती है उसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे गन्ने के बारे में। ठीक है, तो आज जो है कपास भी हो चुका था आपकी कल की क्लास में। ठीक है, कपास हो चुका था। आज जो है हम पढ़ेंगे गन्ना। ठीक है, देखिए गन्ने के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब गन्ने के बारे में क्या है कि ये गन्ना कौन सी फसल में आता है। सबसे पहली बात तो ये गन्ना आता है आपका व्यापारिक फसल में। आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी को हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल्स नहीं रखेंगे इसमें। जो जैसा इम्पोर्टेंटली होगा उसको देखते हैं। पहला पॉइंट रहता है आपका गन्ने के विषय में, पहला कि कौन सी फसल है, व्यापारिक फसल। ठीक है, ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात, उत्पादन क्षेत्र का 35% क्षेत्र भारत में पाया जाता है। विश्व का उत्पादन कितना होता है भारत में, 35%। ठीक है, यहाँ तक हो गया। गन्ना उत्पादन में भी हम बात करते हैं तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर ही रहता है। उत्पादन की बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक पे किसका आ रहा है, भारत का। ठीक है, इसके बाद में जो है ब्राज़ील और क्यूबा जो है, ब्राज़ील और क्यूबा। आपको अभी क्या करना है, मैप में ब्राज़ील और क्यूबा वाला जो क्षेत्र है, आपको ब्राज़ील और क्यूबा की स्थिति कहाँ पर है उसको देखना है कि ब्राज़ील विश्व में कहाँ इंडिकेट हो रहा है और क्यूबा जो है कहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका रहेगा होमवर्क, ये आपको देखना है मैप में। आगे देखिए, 1850 तक कुल शक्कर का 86% जो गन्ना प्राप्त होता है, लेकिन अब चुकंदर की शक्कर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यानी कि जो है पहले जो ज़्यादातर जो था शक्कर जो है गन्ने से प्राप्त होता था, लेकिन अब 50 से 60% जो है चुकंदर से भी प्राप्त हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है आपका कौन सी भी फसल में इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहता है वो रहती है आपकी भौगोलिक दशा। ठीक है, अब हम भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं। गन्ना, अब अगर हम अक्षांश स्थिति की बात करते हैं, आप सभी को पता है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। ये इस प्रकार से जो खींची जाती हैं वह अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, तो जो अगर हम गन्ने की अक्षांश स्थिति को बताते हैं कि किन अक्षांशों के मध्य जो है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मानूँ कि 0 डिग्री विषुवत रेखा है, अक्षांश रेखा की बात करते हैं हम, सॉरी अक्षांश रेखा की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर तो है ये 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री के बाद में 8 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक ये वाला जो मध्य वाला पार्ट रहेगा ये गन्ने के उत्पादन के लिए रहेगा। ठीक है, अगला जो अब हम तापमान की बात करते हैं, तापमान कितना चाहिए गन्ने के लिए, 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, एक ये रह गया आपका पॉइंट। यहाँ पर जो है आपका इसके लिए हमने जो पाला होता है, तो कपास में हमने पढ़ा था पाला 200 दिन रहित होना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने के लिए भी जो पाला है वह हानिकारक रहता है। ठीक है, और गन्ने के लिए निरंतर जो है समान तापमान रहना आवश्यक है, जिससे उसकी मिठास की मात्रा जो है बढ़ी रहे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका वर्षा का। 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए इसके लिए, फसल के लिए वर्षा। अगर मैं कहूँ ऐसे स्थान जहाँ पर मुझे गन्ना लगाना है लेकिन वहाँ पर वर्षा का अभाव है, वर्षा नहीं हो पा रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसके द्वारा मैं इसकी कृषि कर सकती हूँ, गन्ने की या कपास की या चावल की। तो उसके लिए मुझे किसका रास्ता अपनाना पड़ेगा, सिंचाई का। तो सिंचाई करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो सिंचाई के द्वारा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। अब आता है अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका मिट्टी। अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसमें नाइट्रोजन एवं जीवाश्म युक्त। अब आप
पूछेंगे कि ये वाली कौन सी मिट्टी है नाइट्रोजन और जीवाश्म युक्त। यह वह मिट्टी है जहाँ पर जब नदियों में पानी बहता है, उस पानी में सारे जो जीव जो होते हैं, वह जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, और मरने के बाद में वो तट पर जो है इकट्ठा होते जाते हैं, और इस प्रकार से जो मिट्टी बनती है वो जीवाश्म युक्त मिट्टी बनती है, जो जीवों के मरने से उनके अवशेषों से इस प्रकार की मिट्टी जो होती है जीवांश होते हैं। और नाइट्रोजन वाली जो मिट्टी होती है, अब तो केमिकल युक्त भी नाइट्रोजन मिलता है, वरना नाइट्रोजन है जीवों द्वारा बनाया जाता है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, हम देखते हैं बारिश के मौसम में, और मिट्टी के अंदर कुछ जीव होते हैं, एक्चुअल में ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ये छोटे छोटे से जीव। ठीक है, तो वैसी मिट्टी जो होती है वह किसके लिए आवश्यक है? गन्ने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं कोई और मिट्टी की बात करूँ तो कैसी होनी चाहिए? दोमट, गहरी, चिकनी व लावा युक्त काली मिट्टी। मैंने ये बताया था आपको कि इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पर होती है? पठारी क्षेत्रों में काली मिट्टी होती है। ठीक है, अगली बात आती है खाद की। खाद सभी पता है, जैविक व रासायनिक खाद, इसके बारे में जो है हम पिछली क्लासों में जो है पढ़ चुके हैं। आगे देखिए उत्तरी भारत का। अब आपको क्या देखना है, जब अब आपको इतने सारे क्षेत्र दे रखे हैं, अब आप किसके गेहूँ, चावल, कपास और अब गन्ना आ गया। ठीक है, तो आप इतने सारे जो हैं आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्र दे रखे हैं कि किसके कहाँ कहाँ पर ये किसका उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। तब आपको क्या करना है, इनकी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति को इतनी अच्छी तरीके से याद करना है, आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है हर एक फसल की, जिससे आप उसकी भौगोलिक स्थिति से उस क्षेत्र का पता लगा सके कि कहाँ पर हमें इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति जो है मिलती है। ठीक है, तो हमने अभी जैसे कि अभी हमने इतने सारा सब कुछ पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा? गन्ने के बारे में। अब गन्ने की जो भी हमने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति पढ़ी है, वह कौन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये सब कुछ डेटा वगैरह दे रखे हैं, एक बार रिवाइज कर लेना है आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको एक बारी। अब मैंने कहा कि हमें कैसी मिट्टी चाहिए? दोमट, काली, नाइट्रोजन, जीवाश्म युक्त, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और तापमान भी जो हमने देखा 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। तब ऐसा जो तापमान है, एक तो हमें उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा, ज़्यादा तापमान है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, भारत का उत्तर मध्य का क्षेत्र जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र है। ठीक है, कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र दक्षिण वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे तो बताए भी गए हैं 8 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक। तो कर्क रेखा 23 डिग्री तक है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इसके नीचे वाला क्षेत्र जो भी होगा वो इसके अंदर आएगा। तो भारत में जो भी कर्क रेखा निकलती है उसके नीचे का क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा? जैसे कि ये इंडिया वाला मैप में यहाँ से बीच से जो है ये गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो भी क्षेत्र आएगा 23 डिग्री, और 8 डिग्री तो यहाँ से नीचे से, तो इसके मध्य वाला जो भी क्षेत्र आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि इसके बीच का जो क्षेत्र रहेगा, जो एरिया रहेगा, उस एरिया में हम गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं, और उसमें तापमान भी हमने देख लिया कि 20 डिग्री से जो लेके 20 डिग्री से 30 डिग्री तक जो है इसका तापमान रहेगा। लेकिन अब वर्षा वाली बात आ गई, वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200। तो हमें यहाँ पर वो क्षेत्र देखने जहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 100 से लेके 200 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आया है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आया है आपका महाराष्ट्र, दक्षिण का क्षेत्र है। फिर आया है तमिलनाडु, दक्षिण का क्षेत्र है आपका। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये नाम तीनों हर बार क्यों आते हैं आपको पता है? सॉरी, गुजरात नहीं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों क्षेत्र क्यों आते हैं हर एक कृषि के अंतर्गत, जबकि यहाँ पर तो वर्षा भी इतनी नहीं होती है? यह इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जल सिंचाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सिंचाई के द्वारा प्राप्त होने के कारण यहाँ पर जो है हम कृषि जो है आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, जल की उपलब्धता के बावजूद भी जो है हम आसानी से यहाँ पर कृषि कर पाते हैं। ठीक है, देखिए आगे। हाँ, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब यूपी हम पढ़ रहे हैं, प्रथम स्थान रह रहा है गन्ने का। इसके अंदर कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, बार बार में वही क्षेत्र रिपीट हो रहे हैं।
इसमें आगे कुछ समझने वाला नहीं है। आप इसका जो मेन पॉइंट है जैसे यूपी, महाराष्ट्र, ये अच्छे से याद रखना है आपका, ठीक है। इसके अंदर क्षेत्र तो आपको ऐसे बार बार पढ़ोगे आप तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और इससे अच्छा याद करने का तरीका आपको ये है कि मैप लेके बैठो। अगर आपको महाराष्ट्र देखना है तो महाराष्ट्र में क्षेत्र देखो कहाँ कहाँ पर हैं इसके क्षेत्र, जहाँ पर भी जो भी एरिया दे रखा है। तमिलनाडु दे रखा है, देखो उसमें कोयम्बटूर का कहाँ पर, देखो यही अंडरलाइन करना आप। कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान स्थान है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। इम्पोर्टेंट करना है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको करवा दूंगी, बाकी के आपको सेल्फ जो है इसको पढ़ना है। फिर आता है कर्नाटक, ये इसके क्षेत्र दे रखे हैं। फिर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। फिर अन्य उत्पादन। अब गन्ने उत्पादन की आपकी कुछ समस्याएं दे रखी हैं कि ये आपको पूरा जो है इसके जो भी एरिया दे रखे हैं आपको अच्छे से पढ़ना है, ये पूरा जो एरिया दे रखा है, ठीक है। गन्ना उत्पादन की कौन कौन सी समस्याएं हैं? गन्ने के लिए जो है आदर्श दशाएं जो हैं कहाँ पे मिलती है? दक्षिण में सागर तटीय क्षेत्रों में मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसकी जीवाश्म कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पर जल आता है और किनारों पर जो है जमा हो जाता है, तो तटीय क्षेत्र में ही होगा। तो यहाँ पर इसकी आदर्श दशाएं मिलती हैं क्योंकि तटीय क्षेत्रों पर वर्षा होती है टाइम टू टाइम। तटीय भाग भारत का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर तापमान अधिक देखने को मिलता है, दक्षिणी क्षेत्र है। समुद्र के पास का क्षेत्र है तट वाला, जहाँ से, और आपको पता है कि मानसून आता है यहाँ से टकरा कर यहाँ पर बारिश करता है, तो बारिश होती है। जीवाश्म मैदानी भागों में यहाँ पर मिट्टी जमा होती है, और तापमान ये कर्क रेखा के नीचे वाला है, तो यहाँ पर जो है आपको तापमान भी अधिक मिलता है। तो ये आदर्श दशाएं जो है दक्षिण में सागर तटीय क्षेत्रों में मिलती हैं आपको, किंतु अब भी इसका उत्पादन जो है उत्तर भारत में होता है, जहाँ शुष्क ऋतु लंबी होने से गन्ने में रस की मात्रा कम होती है। समझ में आया ये लाइन, ठीक है। आगे देखिए, उन्नत तकनीक का यथोचित उपयोग नहीं हो पाना। जो भी अभी वर्तमान की जो भी उन्नत तकनीकें होती हैं उनका अभी तक जो है यूज़फुल नहीं हो पा रहा है, उनका इतना यूज़ नहीं हो पाता है। किसानों को समय पर फसल मूल्य का भुगतान नहीं होना, किसानों को जो है पेमेंट नहीं मिल पाता है टाइम पर। मौसम की मार, मौसम का आना जाना, टाइम जो पंक्चुअलिटी नहीं होती है इसकी। गन्ने की फसल का उचित मूल्य निर्धारण नहीं होना। अभी ये सबको पता है कि कभी भाव इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं, कभी बिल्कुल सस्ते हो जाते हैं, एक उचित मूल्य नहीं मिल पाता है उन फसलों का, ठीक है। आज जो है हमने गन्ना पढ़ा, यहाँ पर आपको एक मैप दे रखा है गन्ने का, ठीक है। आपको बनाना तो सिर्फ गेहूँ चावल का ही है, लेकिन समझना जो है सारे मैप है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपका गेहूँ और चावल ही रहता है, और चावल और गेहूँ में भी जो है गेहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ठीक है। बाकी का आपको एनालाइज करना है, समझना है, ये आपके काम आएंगे, ठीक है। तो यूपी वाला, पंजाब वाला क्षेत्र हमने पढ़ा, ये महाराष्ट्र तमिलनाडु वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र रहता है आपका, जो पूर्ति करते हैं गन्ने की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। अगर आपने हर एक फसल की भौगोलिक स्थिति को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको उनके स्टेट जो है ऑटोमेटिकली सारे लर्न हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका नाम लिख लेना आप, अगर याद नहीं हो पाते तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, चाय की फसल को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है और लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू।